अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बेटे एमडी कैट का और ई कैट और जितने भी एंटी टेस्ट हैं उनका बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, तो इसको हम हर एंगल से जो है वो आज डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मेंशन भी कर लें कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, इस चैप्टर का ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ओके हो गया बेटे, तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, इसे बेटा जी क्या क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसके अलावा बेटा जी आप इसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर हो गया बेटे? ये दो आपने टर्म्स याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब बेटा जी देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई एटम है और ये बेटा जी एटम की स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ये एटम की स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा ये आइसोलेटेड फॉर्म में है, मतलब क्या है कि जस्ट एक एटम है और वो गैसियस स्टेट में है, यानी कि गैसियस आइसोलेटेड एटम। इस एटम के ऊपर बेटा जी चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल है या जीरो है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? इक्वल है। अब हम क्या करते हैं? इस गैसियस आइसोलेटेड एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा जी? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा? इस गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में से, कहां से बेटा? वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या है? रिमूव हो गया। तो वैलेंस शेल में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये गैसियस कैटायन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? गैसियस कैटायन। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। सही है। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया है? क्योंकि बेटा जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे एटम के अंदर, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। यानी कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से तादाद में बढ़ गए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। तो ये बेटा जी गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके गैसियस कैटायन बनाने के लिए जो आपने एनर्जी सप्लाई की है, इसे बेटा जी आप क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रहेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बेटा डेफिनेशन क्या होगी कि एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम टू मेक गैसियस कैटायन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। कर लेंगे डेफिनेशन, ठीक है ना बेटे? तो ये डेफिनेशन है। अब आयोनाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है बेटा जी? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे ही ना बेटा? कैसे पता चला ये एंडोथर्मिक है? क्योंकि यहां पर क्या हो रही है बेटा जी? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी सप्लाई की जा रही है। तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मिसाल के तौर पे बेटा जी फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है गैसियस एटम सोडियम का, इसके वैलेंस शेल में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये बेटा जी बन जाएगा गैसियस कैटायन, और इस दौरान जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी जिसे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, वो कितनी होगी बेटा जी? +496 किलो जाउल पर मोल। तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा जी? किलो जाउल पर मोल। यानी कि आपने याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो बेटे साइन है वो क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। सेकंड बेटा जी इसके यूनिट्स क्या होते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल का मतलब ये होता है कि 1 मोल एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी किलो जाउल में, उसे आप क्या बोलेंगे? किलो जाउल पर मोल। बात की समझ लगी ना बेटे? अब यहां पे बेटे आपने याद रखना है कि जब आप किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो गैसियस कैटायन बन जाता है तो ये क्या है बेटा जी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया है। ऐसे ही ना बेटे? लेकिन जब आप किसी गैसियस कैटायन को एनर्जी प्रोवाइड करें और उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो इसके लिए बेटे आप वर्ड यूज करेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे इसको? अब आप मुझे बताएं कि एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है या गैसियस कैटायन में से रिमूव करना आसान है?
एटम में से रिमूव करना आसान है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। लेकिन गैशियस कैट आयन में प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो पहले से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गई है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें पहले से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। अब मुझे बताएं किसी बेटा जी डाई पॉजिटिव कैट आयन में से, ऐसा कैटाइन जिसके ऊपर +2 चार्ज हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो फिर हमें क्या एनर्जी कम देना पड़ेगी या और ज्यादा देना पड़ेगी? और ज्यादा। वजह क्या है? न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपने याद रखना है बेटा जी कि जो कंसेक्यूटिव आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है किससे? सेकंड से। सेकंड कम होती है किससे बेटा जी? थर्ड से, एंड सो ऑन। ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, जस्टिफाई या वाई, कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, इसकी रीजन बताएं क्या है? तो आप क्या बताएंगे कि इन द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस कैट आयन वी प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम गैशियस कैट आयन में से क्या करते हैं? सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, बिकॉज गैशियस कैट आयन हैज मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, so we must supply more amount of energy to remove electron from a gaseous cation. Therefore second ionization energy is always greater than first ionization energy. बात की समझ लगी ना बेटे? ये चीज याद रहेगी। तो यहाँ पे बेटा हमें पता चल गया कि आयोनाइजेशन का जो एनर्जी का साइन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा इसके यूनिट्स क्या है? किलो जूल पर मोल। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा कि थर्ड वाली ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड वाली ज्यादा होगी फर्स्ट से। बात की समझ लगी बेटे? अब यहां पे आपने याद रखना है कि जब भी आयोनाइजेशन होती है तो इससे पहले एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं एटॉमाइजेशन। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि ये बेटा जी हमारे पास है सोडियम। सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट बेटा जी क्या है? सॉलिड। तो आप सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये क्या बन जाता है? सोडियम एटम, गैशियस एटम। और फिर इस गैशियस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये बन जाता है बेटा जी गैशियस कैट आयन। बात की समझ लगी बेटे? अब आपसे पूछा जा सकता है बताएं ये वाली इक्वेशन किसके लिए है? तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 1 मोल गैशियस एटम बनाने के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो इसका मतलब है ये पहले वाला स्टेप जो है ये बेटा जी किस चीज का है? ये एटॉमाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमाइजेशन को। और यहां पे जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे उसे आप क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ सोडियम बेटा जी वो होती है 108 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया? जबकि बेटा जी 1 मोल गैशियस एटम में के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके गैशियस कैटायन बनाना है आपने। यहां पे बेसिकली क्या हो रही है? आयोनाइजेशन। तो यहां पे आयोनाइजेशन के लिए जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है आप उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और ये कितनी है बेटा? +496 किलो जूल पर मोल। बात की समझ लगी? अब आपने याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि क्या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन प्रोसेस यही एक स्टेप होता है, तो बेटे आपने बताना है कि आयोनाइजेशन से पहले हमेशा एक स्टेप होगा। और वो कौन सा स्टेप होगा? एटॉमाइजेशन। अगर तो बेटा हम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, वो तो पहले ही गैशियस है, वो तो पहले ही आइसोलेटेड है, तो उसके लिए सिर्फ इक्वेशन कौन सी यूज होगी? आयोनाइजेशन। बाकी तमाम एलिमेंट्स को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? गैशियस आइसोलेटेड एटम में। यानी कि पहले हम उनकी एटॉमाइजेशन करेंगे, उसके बाद बेटा हम उनकी क्या करेंगे? आयोनाइजेशन करेंगे। याद रहेगा? सिर्फ नोबल गैसेस के लिए इक्वेशन कौन सी होगी? आयोनाइजेशन की। जबकि बाकी तमाम एलिमेंट्स की जब भी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो आयोनाइजेशन करनी है, तो पहले स्टेप बेटा जी क्या होगा? एटॉमाइजेशन का। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? आयोनाइजेशन का। बात की समझ लगी बेटे? अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा जी सबसे पहला फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करता है वो क्या है बेटा जी? वो है एटॉमिक रेडियस। वो क्या है बेटा? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस से बेटा उतनी क्या होगा? दूर होगा। उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। उसको रिमूव करना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। तो बताएं आयोनाइजेशन एनर्जी फिर ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो यहां पे बेटा जी ये हम रिलेशन बना लेते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। और ये वाली बात बेटा जी किसके लिए है? जस्ट फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा ये साइन जो है ये सिर्फ समझाने के लिए है,
ये कोई बाकायदा अप्रूव नहीं है, बाकायदा कोई इक्वेशन नहीं है। आपने सिर्फ इसको याद रखना है कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, उसको रिमूव करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगी। बात की समझ लगी बेटे। सेकंड फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करता है वो है बेटा जी शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट बेटा देखें, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उनकी रिपल्शंस की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से करीब हो गया, दूर हो गया? दूर हो गया। उसको रिमूव करना आसान हो गया, मुश्किल हो गया? आसान हो गया। इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो यहाँ पे बेटा जी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बात की समझ लगी? मैं यहाँ पे 1 इसलिए लिख रहा हूँ, ये जो रिलेशनशिप है या जितनी बातें आपकी बुक में लिखी हैं ये सारी की सारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है। बात की समझ लगी? अब यहाँ पे बेटा जी जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है वो बेटा जी क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा या मुश्किल होगा? इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। फोर्थ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बेटा जी क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा जी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखें, किसी एटम की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो क्या वो चाहेगा अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना? नहीं। जैसे नोबल गैसेज हैं, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है तो क्या वो चाहेंगे कि उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, उनको डिस्टेबलाइज किया जाए? तो इसका मतलब है उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ही ज़्यादा बेटा जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। याद रहेगा बेटे? तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और बेटा जी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल से क्या मुराद है? आपने बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब सब शेल क्या हो बेटा? हाफ फिल हो या कंप्लीटली फिल हो तो कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी क्या होती है? स्टेबल होती है। ठीक है, इसको हम आगे ट्रेंड में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? तो इसके लिए बेटा हम डिस्कस करते हैं जी ग्रुप 1A। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, सिवाय किसके? हाइड्रोजन के। तो ये देखिए बेटा जी पहला एलिमेंट है जी लिथियम, दूसरा बेटा सोडियम, तीसरा पोटाशियम, फिर बेटा जी रुबिडियम और फिर सीजियम। ठीक है, फ्रांशियम हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो रेयर है तो इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखें तो लिथियम का बेटा पीरियड नंबर क्या है? 2, सोडियम का 3, पोटाशियम का 4, रुबिडियम का 5 और सीजियम का 6। ठीक हो गया। पीरियड नंबर किससे शो करते हैं बेटा जी? N से। ऐसे ही है ना बेटा? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको बता रहा होता है नंबर ऑफ शेल्स या पीरियड नंबर। यहाँ पे देखिए बेटा जी, तो इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम आपको कोई चीज इंक्रीज होती नजर आ रही है, वो क्या है बेटा? N की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे ही ना बेटा? N की वैल्यू इसके लिए 2 है, 3, 4, 5, 6। अब N किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल्स को। तो N की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ शेल्स भी बेटा जी क्या होंगे? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है बेटा? उसकी वजह यह है कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल्स बढ़ रहे हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, रिपल्शन बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस उतना ही दूर होगा, उसको रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा? उतना ही आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बेटा जी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बेटा जी क्या हो रही है? कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब याद रखना बेटा, एरो ऊपर जा रहा है इसका मतलब है इंक्रीज, आप वर्ड लिख लें इंक्रीज। एरो नीचे जा रहा है इसका मतलब है डिक्रीज। सही हो गया। इसकी वजह से बेटा जी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा जी?
वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। अब ये शार्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप बेटे क्या बताएंगे, इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम इंक्रीजेज ड्यू टू विच शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज, इट बिकम्स इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। अब बात की समझ लगी ना बेटे, तो ये पॉइंट आपने लिखना है, ये शार्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ट्रेंड में। तो अब मुझे बताएं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? लिथियम की। उससे कम बेटा सोडियम की, उससे कम बेटा जी, और सबसे कम सीजियम की होती है। तो ये बेटा जी ऑर्डर भी आपने याद रखना है कि ये ऑर्डर किस चीज का है? आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब आपकी समझ लगी बेटे, क्लियर हो गया सबको। अब हम डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियड में। तो ट्रेंड इन पीरियड, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? तो बेटा जी पीरियड में देखें, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ग्रुप 1A है, ये ग्रुप 2A, इसी तरह बेटा ये 3A, ये 4A, ये 5A, इसी तरह ये 6A, ये 7A, और ये बेटा जी क्या है? 8A। सही हो गया। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी इनके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। और ग्रुप 1A के वैलेंस शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बेटा जी क्या होती है? NS1। N रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड नंबर को, S रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉक को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। बात की समझ लगी। ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है NS2। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1। ग्रुप 4A बेटा जी NS2NP2। ग्रुप 5A में बेटा जी क्या? NS2NP3। 6 में बेटा NS2NP4। इसी तरह बेटा 7 में NS2NP5, और 8 में बेटा जी क्या? NS2NP6 है। ये वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे बेटा जी लिखते हैं आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिख लेते हैं आप। सेकंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है बेटा? लिथियम, और यहाँ पे सोडियम, और इसी तरह बेटा यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये क्या आ गया? नियोन। जबकि बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये क्या आ गया बेटा? आर्गॉन आ गया। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो पीरियड में लेफ्ट राइट एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, और नियोन का 10 होता है। इसी तरह सोडियम का बेटे 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस 15, सल्फर का 16, क्लोरीन 17, और आर्गन का क्या बेटा? 18। सही हो गया। ये जो बेटा जी नंबर है ये कौन सा नंबर है? पीरियड नंबर है। पीरियड नंबर आपको क्या बताता है? एटम्स में शेल की तादाद। तो मुझे बताया बेटा इन सब में कितने शेल हैं? 2। इन सब में कितने शेल हैं? तो इसका मतलब है इन पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट एन की वैल्यू चेंज, शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होगा, और बेटा जी क्या है? नंबर ऑफ शेल्स भी चेंज नहीं होंगे। तो एक चीज बढ़ रही है, वो क्या बढ़ रहा है बेटा? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। वो क्या हो रहे हैं बेटे? वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पे बेटे आप बताएंगे कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट बेटा जी क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने पहले बताना है कि एक चीज n की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल्स, और शील्डिंग इफेक्ट। SE क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। ये बेटा जी क्या रहे? रिमेन सेम। ये क्या है? रिमेन सेम। ओके हो गया। लेकिन एक चीज बढ़ रही है, वो क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बेटा जी? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही है बेटा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा जी? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी? न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ना बेटा, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया बेटे। तो इसका मतलब है पीरियड में लेफ्ट टू राइट फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही है बेटे। तो मुझे बताएं फिर बेटा यहाँ पे सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किस ग्रुप के एलिमेंट्स की होगी? ग्रुप 1A की। तो यहाँ पे ऑर्डर ये बन जाएगा। उससे ज्यादा किसकी होगी? 2A की। उससे ज्यादा किसकी होगी? 3A की। लेकिन कहता 3A की क्या है? कम है 2 से। ऐसा क्यों हुआ है ये हम आगे डिस्कस करते हैं।
उसके बाद बेटा 3A की कम होगी किससे, 4 से, 4 की कम होगी किससे, 5 से, और 5A के जो है वो ज्यादा होती है किससे, 6 से। होना क्या चाहिए था, 6A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम हो गई है। इसी तरह 6 की बेटा कम है किससे, 7 से, और 7A की कम है किससे, 8A से। याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको बेटा जी एबनॉर्मल बिहेवियर नजर आ रहा है। वो एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है कि ग्रुप 2A और ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी में जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ गई है। होना ये चाहिए था कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 3A से कम होनी चाहिए थी। ऐसे ही है बेटे। सेकंड बेटे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो ज्यादा है किससे बेटा, 6A से। तो जो ऑर्डर मैंने ग्रुप के ऊपर लिखा है यही ऑर्डर बेटा किसका बनेगा, एलिमेंट्स का भी यही बनेगा। तो यहाँ पे लिख ले बेटा जी, लिथियम की कम है बेरिलियम से, बेरिलियम की ज्यादा है किससे, बोरॉन से, बोरॉन की कम है कार्बन से, कार्बन की कम नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, और इसी तरह बेटा जी ये फ्लोरीन का। इसी तरह बेटा यही ट्रेंड किसके लिए होगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए भी यही होगा। तो ये बेटा जी जो ऑर्डर है ये आपने याद रखने हैं, सही है। यहाँ पे जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ये आपने याद रखना है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे बेटा जी, बोरॉन से, और मैग्नीशियम की ज्यादा किससे, एल्यूमिनियम। इसी तरह नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, और इसी तरह बेटा फास्फोरस की ज्यादा किससे, सल्फर से। अब ये है वो बात स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब बेटा जी वैलेंस शेल का जो ऑर्बिटल है वो क्या हो, हाफ फिल हो या कंप्लीटली फिल, तो कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी क्या होगी, स्टेबल होगी। अब यहां पे बेटे आपने याद रखना है कि एस जो है ये कंप्लीटली फिल कब होता है, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, और ये हाफ कब होगा, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। इसी तरह बेटा पी में कंप्लीटली फिल 6 इलेक्ट्रॉन, और हाफ फिल कब होगा, जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो। ओके हो गया। तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है। अब अगर गौर करें आप तो ग्रुप 2A का जो वैलेंस शेल है वो तो कंप्लीटली फिल है, स्टेबल हो गया ना बेटे। जबकि जो 3A है यहाँ पे S तो कंप्लीटली फिल है, लेकिन P क्या है, पार्शियली फिल है। P में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। ऐसी है ना बेटे, P जो है वो पार्शियली फिल है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं करते। बात की समझ लगी ना बेटे, ये पॉइंट आपने याद रखना है। जबकि यहां पे देखें बेटा ग्रुप 5A में एस बेटा जी क्या है, कंप्लीटली फिल है, पी क्या है, हाफ फिल है, स्टेबल होगी ना कॉन्फ़िगरेशन। जबकि यहां पे एस कंप्लीटली फिल है, पी क्या है, पार्शियली फिल है, पी क्या है, पार्शियली फिल है। तो यही वजह है कि ग्रुप 5A के एलिमेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेटे क्या है, वो स्टेबल है किससे, ऑक्सीजन और सल्फर से। बात की समझ लगी। तो ये शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, व्हाई। तो आप बेटे क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इज स्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स 3 हाफ फिल ऑर्बिटल्स, ठीक है। वेयर एज इन ऑक्सीजन देयर इज नो हाफ फिल ऑर्बिटल बट पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जितनी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। बेटे याद रहेगा ये पॉइंट। अब यहां पे हम ब्रीफ सा डिस्कस कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक बेसिकली एक्सप्लेन क्या करता है। तो बेटे याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज इंडेक्स टू मेटेलिक करैक्टर। ये क्या बेटा, इंडेक्स टू मेटेलिक करैक्टर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी से आपको पता चलता है कि कोई एलिमेंट किस हद तक मेटेलिक या नॉन मेटेलिक है। तो आपने याद रखना है कि बेटा जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये जितनी कम होगी मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, मेटेलिक नेचर एलिमेंट की उतनी ही ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ बेटा जी ग्रुप 1A में सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, सीजियम। कौन सा है, सीजियम। वजह क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा। बात की समझ लगी। अब मुझे बताए बेटा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। क्यों, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। जबकि पीरियड में लेफ्ट राइट मेटेलिक करैक्टर कम होगा। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। बात की समझ लगी। तो आज के लेक्चर में जो बेटे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी या व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल या व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। बात एक ही है। आप आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ एग्जांपल लिखेंगे। ओके हो गया बेटा जी। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपने बेटा जी ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने हैं फैक्टर्स कि एटॉमिक रेडियस का आयोनाइजेशन
आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन है, शील्डिंग इफेक्ट का क्या है, और इसी तरह दूसरों का। ओके हो गया। और बेटा जी व्हाट इज ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप एंड व्हाट इज ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। जबकि मोस्ट कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन क्या बेटा जी कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 3A से ज्यादा है, या बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा, या मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो इन सब का आंसर बेटा जी क्या होगा कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो हैं बेरिलियम मैग्नीशियम, इनकी कॉन्फ़िगरेशन बेटे क्या होती है, स्टेबल होती है। जबकि इसी तरह बेटा 5 और 6 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये वाले पॉइंट्स आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। क्या सब बच्चों को ये टॉपिक क्लियर है?